नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मराठा आंदोलन का अंत, जरांगे की जीत, सरकार घुटनों पर, पांचों मांगे मानी गई। मराठा आंदोलन, बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, बुधवार तक टली सुनवाई, मैदान खाली करो। हाईकोर्ट के आदेश पर गरजे संजय राउत, कहा मुंबई नहीं दी हाईकोर्ट ने, शहीदों की देन है मुंबई। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिद्धरमैया के बीच कन्नड़ भाषा को लेकर हुआ दिलचस्प संवाद। सिद्धरमैया ने पूछा, क्या आपको कन्नड़ आती है? और अब खबरें विस्तार से। मराठा आंदोलन का तूफान थमता नजर नहीं आ रहा। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की जिद के आगे आखिरकार देवेंद्र फडणवीस सरकार झुक गई। जरांगे की 5 अहम मांगें मान ली गई हैं। इसमें हैदराबाद गजट के आधार पर सरकारी प्रस्ताव जारी करना और सतारा गजट को संज्ञान में लेना सबसे बड़ा फैसला है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को वापस लेने का भरोसा भी सरकार ने दिया है। सूत्रों का कहना है कि देर रात या फिर बुधवार सुबह जरांगे आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने 5वें दिन पानी भी त्याग दिया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन सरकार पर दबाव डालने की ये रणनीति कामयाब रही। अब पूरा मराठा समाज इस गुड न्यूज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति ने हैदराबाद राजपत्र को हरी झंडी दिखा दी है। जैसे ही राज्यपाल के दस्तखत होंगे, सरकार की ओर से जीआर जारी कर दिया जाएगा। उप समिति के चेयरमैन राधा कृष्ण विखे पाटिल, जय कुमार गोरे, शिवेंद्र राजे भोसले और माणिक राव कोकाटे ने खुद जरांगे से मुलाकात की और नया मसौदा पेश किया। अब माना जा रहा है कि आजाद मैदान से जरांगे पाटिल आंदोलन की जीत का बिगुल बजा देंगे। मुंबईकरों को जाम, प्रदर्शन और डर से राहत मिलेगी और मराठा समाज को उसका हक। सवाल बस इतना है, क्या जरांगे आज ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान करेंगे या फिर अंतिम पुष्टि का इंतजार करेंगे? लेकिन तस्वीर साफ है, सरकार झुकी है और जरांगे की जीत तय हो गई है। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अदालत ने आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया। अदालत ने यहां तक कहा कि अगर तय सीमा पर मैदान खाली नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर कठोर जुर्माना, अदालत की अवमानना की कार्रवाई और सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप किसी हाईकोर्ट के जज को सिर्फ इसलिए पैदल चलकर अदालत आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच रहे हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि गणेशोत्सव के दौरान भीड़ संभालना पुलिस के लिए चुनौती है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जब हजारों की भीड़ मैदान में इकट्ठी हो रही थी तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं जरांगे की ओर से वकील सतीश माने शिंदे ने अदालत से बुधवार तक का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी वे लेते हैं। अदालत ने दलील सुनने के बाद सुनवाई बुधवार दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जरांगे 29 अगस्त से पिछड़े वर्ग श्रेणी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोमवार से उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। इस बीच मंगलवार को मेडिकल टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया। मुंबई पुलिस ने भी जरांगे और उनकी कोर कमेटी को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द मैदान खाली करने का निर्देश दिया है। हालात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और मुंबई में सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने आंदोलनकारी मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को दोपहर तक सड़कें खाली करने का आदेश दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र को हाईकोर्ट ने नहीं दी है, बल्कि ये 106 शहीदों और लाखों मराठियों के संघर्ष की देन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट में बीजेपी प्रवक्ता जैसे जज बैठे हैं और इस तरह के फैसलों से महाराष्ट्र में बड़ा संघर्ष खड़ा हो सकता है। इस बीच प्रदर्शनकारियों के कारण आम लोगों के साथ साथ खुद न्यायाधीशों को भी मुश्किल झेलनी पड़ी।
हाईकोर्ट के इस जज की कार को आंदोलनकारियों ने रोक लिया, जिसके चलते उन्हें कोर्ट तक पैदल जाना पड़ा। अदालत ने साफ कहा है कि जरांगे और उनके समर्थकों ने हर शर्त तोड़ी है और प्रदर्शन आजाद मैदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे दक्षिण मुंबई को ठप कर दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई का आजाद मैदान लगातार गहमा गहमी का केंद्र बना हुआ है। मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग यहां डटे हुए हैं। जरांगे पाटिल का आमरण अनशन आज 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसी बीच उनका सबसे बड़ा तर्क सामने आया है हैदराबाद गजट और सातारा गजट का। जरांगे साफ कह रहे हैं कि जब तक सरकार इन दोनों गजटों की पूर्ण और प्रभावी ढंग से लागू नहीं करती, तब तक ना तो वो मैदान छोड़ेंगे और ना ही आंदोलन समाप्त करेंगे। अब जरूरी समझना है कि आखिर ये गजट क्या है और आरक्षण की लड़ाई में इनका क्यों महत्व है। सातारा गजट दरअसल सातारा जिले का आधिकारिक राजपत्र है, जिसमें जिले से तमाम जानकारी यानी कि सरकारी दस्तावेज और रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। मराठा समाज के कई परिवारों की जानकारी इसमें कुनवी के रूप में पाई गई है। जरांगे का कहना है कि इन्हीं गैजेट को आधार बनाकर मराठाओं को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा सकता है। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन जानबूझकर इन नोंदी को नजरअंदाज कर रही है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद गैजेटियर निजाम शासनकाल का दस्तावेज है। 1901 की जनगणना के आधार पर इसमें दर्ज किया गया था कि मराठवाड़ा क्षेत्र में करीब 36% आबादी मराठा कुनवी की है। इस दस्तावेज में मराठा और कुनवी को एक ही समाज के रूप में दिखाया गया है। यही कारण है कि जरांगे इसे ऐतिहासिक प्रमाण बताकर सरकार के सामने रख रहे हैं और आरक्षण का हक मांग रहे हैं। हालांकि सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग है। शासन का कहना है कि इन गजटों को सीधे सीधे लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। कारण ये है कि इन दस्तावेजों में सिर्फ आंकड़े और आंशिक जानकारी है, जो कानूनी रूप से प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से सरकार नया शासन आदेश यानी GR लाने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि जिन मराठा परिवारों के रिश्तेदारों या गांव की गैजेट में कुनवी दर्ज हैं, उनके आधार पर कुनवी प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मनोज जरांगे सरकार के इस प्रस्ताव को मानेंगे या फिर आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा। मराठा समाज की बड़ी संख्या जरांगे के पीछे खड़ी है और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। आरक्षण की इस लड़ाई में हैदराबाद और सातारा गजट दोनों सिर्फ दस्तावेज नहीं रहे, बल्कि आंदोलन की धुरी बन चुके हैं। अब सबकी निगाहें सरकार और जरांगे के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच सोमवार को मैसूर में एक खास मौके पर दिलचस्प बातचीत देखने को मिली। AIISH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के डायमंड जुबली समारोह में मंच से मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति से पूछा, क्या आपको कन्नड़ आती है? इस सवाल पर राष्ट्रपति ने भी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा कि कन्नड़ उनकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन वो देश की सभी भाषाओं और संस्कृतियों का गहरा सम्मान करती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो धीरे धीरे कन्नड़ सीखने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने समारोह की शुरुआत कन्नड़ भाषा में की और राष्ट्रपति की ओर मुखातिब होकर हल्के फुल्के अंदाज में ये सवाल पूछा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केवल भाषा के प्रति सम्मान ही नहीं जताया, बल्कि ये भी कहा कि देश की भाषाओं और परंपराओं को सम्मान देना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। ये संवाद ऐसे समय पर हुआ जब कुछ महीने पहले CM सिद्धरमैया के बयान दिया था कि कर्नाटक में रहने वाले हर व्यक्ति को कन्नड़ सीखनी चाहिए। उनके इस बयान पर राजनीतिक बहस भी छिड़ी थी और विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि इस बार का संवाद एक सौहार्दपूर्ण और प्रेरणादायक माहौल में हुआ। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई को कल तक यानी कि बुधवार तक के लिए टाल दिया है। अदालत ने सरकार से आदेशों के उल्लंघन पर सख्त जवाब मांगा है। वहीं जरांगे पाटिल ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बॉम्बे हाईकोर्ट का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनीता शुक्ला ने। मराठा आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें बोला गया है कि कल 11 बजे तक आज़ाद मैदान को भी खाली कर दिया जाए, और लेकिन कल 1 बजे वापस से सुनवाई रखी गई है। तो देखने वाली बात होगी कि मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो कल क्या नया रूप लेकर आता है, कल कैसे इनके निर्णय को किया जाता है, और मुंबई को किस तरह खाली कराया जाता है। राज्य सरकार और पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। इन्हें आज़ाद मैदान में रुकने की परमिशन तो नहीं दी गई है, जिसके तहत कल भी ये लोग मांग करेंगे और 1 बजे इनकी सुनवाई होगी। मैं अनीता शुक्ला, आवाज़ इंडिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस आरजेडी पर अपनी माताजी को गाली देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इसे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय अपमान बताया। पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि मां ही हमारी संस्कार और संस्कृति की नींव होती है और बिहार जैसे समृद्ध परंपरा वाले राज्य में ऐसा होना अकल्पनीय है। उन्होंने कहा कि जो गालियां मेरी मां को दी गईं वो हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हुए कहा कि वे उनकी पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि ये चोट केवल एक बेटे को नहीं बल्कि पूरे समाज को लगी है। उन्होंने कहा कि जब इतनी सारी माताएं और बहनें मेरे साथ हैं तो मैं ये दुख साझा करके ही सहन कर सकता हूं। उन्होंने भारतीय संस्कृति में मां को देवी के समान बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि ऐसी भाषा हमारी सभ्यता पर सीधा हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर ही बड़ा हमला बोल दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय वोटर कार्ड हैं जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट की तस्वीरें साझा करते हुए खेड़ा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। मालवीय ने इसे गैर कानूनी बताते हुए चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या खेड़ा ने दोनों जगह वोट डाला, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गंभीर अपराध है। दूसरी ओर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पवन खेड़ा ने पहले ही पुराने वोटर कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और जल्द ही आधिकारिक जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमित मालवीय ने कांग्रेस पर और तीखा हमला करते हुए कहा है कि पार्टी की वोट चोरी की आदत पुरानी है। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया था, जो इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। मालवीय ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लंबे समय से चुनावी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की आगामी जांच कांग्रेस की असलियत सामने ला सकती है। बीकानेर से फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली, उनकी कंपनी भंसाली प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली और अरविंद गिल के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला उनकी फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग से जुड़ा है। शिकायत राधा फिल्म्स एंड हॉस्पिटैलिटी के सीईओ प्रतीक राज माथुर ने दर्ज कराई है, जिनका आरोप है कि प्रोडक्शन से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया और सुरक्षा इंतजामों में धोखाधड़ी की गई है। एफआईआर में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और संगठित षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। एफआईआर के मुताबिक 17 अगस्त 2025 को शूटिंग के दौरान निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और धमकी देने की घटना भी सामने आई थी। भंसाली की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उल्लेखनीय है कि पद्मावत के बाद ये दूसरी बार है जब राजस्थान में भंसाली की शूटिंग कानूनी विवादों में घिरी है। फिल्म लव एंड वॉर को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी, लेकिन अब ये विवाद इसकी इमेज और प्रोडक्शन पर असर डाल सकता है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है और जल्द ही पूछताछ भी हो सकती है।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। हाइड्रोजन बम विनाश का प्रतीक है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप हिरोशिमा नागासाकी जैसे त्रासदी चाहते हैं। पाल ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने राहुल से इस्तीफा देने और देश से माफी मांगने की भी मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली में कहा था कि बीजेपी के लोग तैयार हो जाएं, हाइड्रोजन बम आ रहा है। वोट चोरी की सच्चाई देश को पता चलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी हाइड्रोजन बम के बाद चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस आक्रामक तेवर में है और राहुल लगातार बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी बताया है। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने ये उपलब्धि यूएई के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में हासिल की है, जहां उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसी के साथ उनका नाम अब 98 मैचों में 165 विकेट दर्ज हो गए हैं। राशिद ने इस मामले में न्यूजीलैंड के टिम साउदी, जिन्होंने 164 विकेट लिए हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में ईस शोडी, साकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान भी 5 टॉप में शामिल हैं। अफगानिस्तान ने इस मैच में यूएई को 38 रनों से हराया, जो इस ट्राई सीरीज में पहली जीत रही है उनकी। मैच में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके जवाब में अफगानिस्तान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 188 रन बनाए। इब्राहिम जादरान ने 63 और सैदिकुल्लाह अटल ने 53 रन की शानदार पारियां खेलीं। जवाब में यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सके। टीम के लिए मोहम्मद वसीम ने सबसे ज्यादा 67 रन और राहुल चोपड़ा ने 52 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। राशिद खान की गेंदबाजी ने अफगानिस्तान को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी ये उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में एक नई मिसाल बन गई है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।